गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा अध्याय 8 चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसका एक पार्ट हमने कल देख लिया है। उसमें हमने देखा व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा है कि कैसे धीरे धीरे व्यापार है वो अन्य देशों के साथ होने लगा। 15वीं शताब्दी की भी हमने बात की, जिसमें दास व्यापार है वो बहुत ही तेज गति से उभरा। 200 वर्षों तक बहुत ही लाभदायक व्यापारों में से रहा। फिर धीरे धीरे दास व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद में हमने गेट जैसी संस्थाएं और उसके बाद WTO संस्था के बारे में अध्ययन किया। गेट और WTO वैसे तो एक ही संस्था है। क्यों? क्योंकि पहले जब इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी गेट की, उसी को 1 जनवरी 1995 को उसी का नाम बदलकर WTO रखा गया। उसमें हमने 3 सन देखिए। 1948 में गेट की स्थापना की। 1994 में हमने देखा कि जो सदस्य देश थे गेट की स्थापना करने वाले, उन्होंने विचार किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक स्थायी संस्था होनी चाहिए। तो फिर 1 जनवरी 1995 को गेट का नाम बदलकर एक स्थायी संस्था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया। कल ये हमने देखा था। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। 1 नंबर हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। किसी भी देश में जाओ, अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। हर देश वहां पर पाए जाने वाले संसाधन और उनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे भारत में कोई एक चीज ज्यादा होती है तो अमेरिका में या दूसरे देश में रूस में तो अन्य चीज ज्यादा होगी। तो राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता। भिन्नता के कारण क्या है? भौतिक संरचना जैसे उच्चावच, मृदा, जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व में संसाधन असमान रूप से वितरित है। क्यों? क्योंकि कहीं किसी भी देश में जाओ वहां की उच्चावच में भिन्नता मिलेगी, मृदा अनेक प्रकार की मृदाएं मिलती है और जलवायु में भी देशों में भिन्नता मिलती है। इस कारण से वहां के जो संसाधन होते हैं वो असमान होते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता पड़ रहे हैं। इसी में कई नंबर पॉइंट है वो हमारा होगा भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन को निर्धारित करती, यानी जमीन की बनावट है वो खनिज संसाधन को निर्धारित करती है। जैसे निम्न भूमि कृषि संभाव्यता, निम्न भूमि होती है वहां पर कृषि संभावना है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम देखें पर्वत है तो वो पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमें याद रखनी है कि भौगोलिक संरचना है वो खनिज संसाधनों को निर्धारित करती है। जैसे निम्न भूमि होती है वहां कृषि की संभावना ज्यादा होती है और पर्वतीय क्षेत्र है वो पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। दूसरा है में अगर हम देखें तो खनिज किसी भी देश में औद्योगिक विकास का आधार बनते हैं। खनिज, जिन देशों में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं वो देश बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुके हैं और वहां पर औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण रोल होता है। गए में अगर हम देखें तो जलवायु वहां पर पाए जाने वाले पादप व वन्य जात को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादकों की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। जलवायु है वो वहां पर पाए जाने वाले व्यक्ति हो, पादप हो, वन हो, इन सब को प्रभावित करती है। जहां पर ठंडी जलवायु पाई जाएगी वहां पर ऐसे पौधे पनपेंगे जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं और जहां पर गर्म जलवायु पाई जाती है उन देशों में ऐसे पादप या ऐसे वन होंगे जो गर्म जलवायु में ही हो सकते हैं। जैसे ऊन उत्पादन हमेशा ठंडे प्रदेशों में ही होता है, गर्म प्रदेशों में ऊन का उत्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऊन उत्पादन को जलवायु प्रभावित कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें केला, रबड़ तथा कौवा, इनका उत्पादन गर्म प्रदेशों में होता है, ठंडे प्रदेशों में इनका उत्पादन संभव नहीं होता। यही है कि कौवा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं, यानी गर्मी जहां ज्यादा होगी उन्हीं प्रदेशों में ये फसलें उगाई जा सकती है। इनके अलावा ठंडे प्रदेशों में ये फसलें नहीं उगाई जा सकती। हमें ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, जिसमें 1 नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। उसी के पॉइंट हम देख रहे हैं। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता पहले हमने देखा भौगोलिक संरचना है वो संसाधनों को प्रभावित करती है। दूसरा खनिज है वो किसी भी देश में अगर हम देखें तो औद्योगिक विकास का आधार बनते हैं। तीसरा है जलवायु जैसी होगी वहां पर वन पेड़ पौधे हैं वो उसी के आधार पर उगते हैं। अब हम देखेंगे 2 नंबर पॉइंट है उसी में जनसंख्या
कारक। विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार व वितरण व्यापार को प्रभावित करता है। बेशक जनसंख्या का आकार है वो व्यापार को प्रभावित करता है। जहां जनसंख्या कम निवास करती है वहां पर व्यापार है वो विकसित नहीं होता, और जहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है वहां पर अनेक प्रकार का व्यापार होता है। तो जनसंख्या है वो व्यापार को प्रभावित करती है। अगर इन कारकों में अगर हम देखें, क नंबर कारक है सांस्कृतिक कारक। विभिन्न देशों में कला और हस्तशिल्प के कई रूप विकसित हुए जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। अनेक प्रकार के देशों में अनेक प्रकार की कला और हस्तशिल्प उद्योग है वो विकसित हुए और जिन्हें विश्व में सराहा जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में अगर हम देखें तो जोधपुर की कोट है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में बहुत सी चीजें विश्व में प्रसिद्ध है। और अगर हम देखें जैसे चीन की अगर हम बात करें तो चीनी मिट्टी का बर्तन होता है वो विश्व भर में चीन का प्रसिद्ध है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के जो कालीन होते हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर हम उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो वहाँ के जो चमड़े का काम है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ का बटिक यानी छींट वाला जो वस्त्र आता है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये है विभिन्न देशों में जो अनेक प्रकार के कला और हस्तशिल्प उद्योग हैं जो पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं वो ये है। चीन का है चीनी मिट्टी का बर्तन। अगर हम बात करें ईरान के कालीन है विश्व में प्रसिद्ध। उत्तरी अफ्रीका के चमड़े का काम है वो भी विश्व में प्रसिद्ध है। तथा इंडोनेशिया के बटिक यानी छींट वाला वस्त्र है वो भी विश्व में प्रसिद्ध है। अगर हम देखें ख में तो जनसंख्या का आकार सघन यानी जहां जनसंख्या ज्यादा बसाव होगी वाले सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार है वो अधिक होता है। यानी जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर आंतरिक व्यापार अधिक होगा, और जहां जनसंख्या कम होगी वहां बाह्य व्यापार ज्यादा होता है। आंतरिक व्यापार क्यों अधिक होता है? क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पाद है का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जितना भी उनसे जो उत्पादन हो रहा है कृषि से या उद्योगों से जो भी उत्पादन हो रहा है वहां पर जनसंख्या ज्यादा है तो वही खरीद लेगी। दूर भेजने की हमें जरूरत भी नहीं होगी। हमें याद रखना है जनसंख्या का आकार है वो भी उद्योगों को प्रभावित व्यापार को प्रभावित करता है। उसमें हमने देखा कि सघन बसाव वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आंतरिक व्यापार है वो ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? कृषि और उद्योगों से जो भी उत्पादन होता है वो स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, जिसमें हमने 2 पॉइंट देख लिए। एक है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता और दूसरा है जनसंख्या कारक। 3 पॉइंट और बचे हैं वो हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में। हमारा पॉइंट चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, जिसमें हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं। पहला था हमारा संसाधनों में भिन्नता और दूसरा था जनसंख्या का आकार। अब हम पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, आर्थिक विकास की प्रावस्था के बारे में। आर्थिक विकास की प्रावस्था में देखें तो कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो देश थे उनमें विनिर्माण वस्तुएं के लिए कृषि उत्पाद का विनिमय किया जाता था। यानी जो कृषि की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण देश थे वो क्या करते थे कि विनिर्माण वस्तुओं के लिए कृषि उत्पाद का विनिमय करते थे। जबकि जो औद्योगिक राष्ट्र थे वो मशीनरी और निर्मित उत्पाद का निर्यात करते थे और खाद्यान्न और कच्चे माल होते थे उनका आयात करते थे। हमें इसमें याद रखना है जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण देश थे वो कृषि उत्पाद का ही विनिर्माण करते थे या विनिमय करते थे, कृषि उत्पाद का ही विनिमय करते थे। नमस्कार बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। इसमें हमने देखा 1 पॉइंट देख लिया है जो था संसाधनों में भिन्नता और दूसरा हमारा है जनसंख्या का आकार। अब हम देखेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की प्रावस्था में अगर हम बात करें तो जो देश कृषि उत्पाद जहां पर ज्यादा होता है वो देश कृषि से संबंधित वस्तुओं का ही विनिमय करते हैं। यानी कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है वो विनिर्माण वस्तुओं के लिए कृषि उत्पाद का विनिमय करते हैं। और जो देश औद्योगिक राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं? मशीनरी द्वारा निर्मित उत्पाद का निर्यात करते हैं, मशीनरी द्वारा बने हुए माल का निर्यात करते हैं, बेचते हैं तथा खाद्यान्न और अन्य कच्चे पदार्थ है वो मंगवाते हैं यानी उनका आयात करते हैं। दोनों देशों के बारे में बताया गया है। जो कृषि जहां पर ज्यादा होती है वो कृषि से उत्पाद जो बनते हैं उनका ही विनिमय
करते हैं, जबकि जो देश औद्योगिक राष्ट्र हैं वो मशीनरी द्वारा बने हुए जो माल होते हैं उनका तो निर्यात करते हैं, और खाद्यान्न यानी खाने की चीजें और कच्चा माल होता है वो मंगवाते हैं। चौथा पॉइंट है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा में अगर हम देखें तो विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। जो विकासशील देश हैं जहां पर पैसे की कमी है, उन देशों के विकास में जो विदेशी निवेश है वो बढ़ावा दे सकता है। जिनके पास खनन, भारी अभियांत्रिकी, बागवानी, कृषि के विकास के लिए पूंजी का अभाव है, यानी इन चीजों के लिए जिन देशों में पूंजी का अभाव है वहां पर अगर विदेशी निवेश हो जाएगा तो वो देश क्या करेंगे, तरक्की कर जाएंगे। विकासशील देश, अब विकासशील देशों में जो देश विदेशी देश हैं जो निवेश करते हैं वो क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे पूंजी प्रधान उद्योग का विकास और औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थ, खनिजों का सुनिश्चित करते हैं और अपने निर्मित जो उत्पाद होते हैं उनके लिए बाजार निर्मित करते हैं। यानी जो भी देश है वो निवेश करेंगे तो वो वहां पर अपने जो माल तैयार करेंगे उनके लिए एक बाजार व्यवस्था शुरू करेंगे। लास्ट पॉइंट है इसमें परिवहन। परिवहन क्या है कि पुराने समय में परिवहन का अभाव था, सबको पता है पुराने समय में परिवहन का अभाव था, और व्यापार को परिवहन का अभाव क्या करता था, व्यापार को प्रतिबंधित करता था। यानी व्यापार होना उस समय बहुत ही ज्यादा कठिन था। केवल अब उस समय किन किन चीजों का व्यापार होता था, केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुएं यानी जिनका मूल्य ज्यादा हो उनका ही व्यापार होता था, जैसे रत्न, रेशम तथा मसाले ही लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता था। यानी रेशम है, रत्न है और मसाले, इनका ही लंबी दूरी तक व्यापार किया जाता था। बाकी जो और सामान थे उनका कम दूरी तक व्यापार किया जाता था। ये थे 5 पॉइंट। आशा करता हूँ 5 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे वाला पॉइंट देखेंगे व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन यानी संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। व्यापार संतुलन क्या करता है कि एक देश है वो अन्य देश को क्या क्या चीज निर्यात कर रहा है और क्या क्या चीज है वो वहां से आयात कर रहा है यानी मंगवा रहा है, उन सब के बारे में जानना व्यापार संतुलन कहलाता है। यदि आयात का मूल्य देश की, अब ये देखेगा कि कोई भी देश जैसे भारत है वो अन्य देशों को कितनी चीजें हैं वो निर्यात कर रहा है और वहां से कितनी चीजें मंगवा रहा है, आयात कर रहा है, इसके बारे में जानकारी रखना व्यापार संतुलन कहलाता है। अगर हम निर्यात कम कर रहे हैं और मंगवा ज्यादा रहे, आयात ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारा जो विदेशी व्यापार है वो ऋणात्मक रहेगा। ज्यादा चीजें मंगवा ज्यादा रहे जबकि बेच कम रहे, यानी पैसे हमारे पास से ज्यादा जा रहे हैं तो हमारा व्यापार है वो ऋणात्मक रहेगा। अगर इसी प्रकार हम ज्यादा चीजें भेज रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, तो हमारा विदेशी व्यापार है वो धनात्मक रहेगा। एक देश द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुएं और सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात से अधिक है तो देश का व्यापार ऋणात्मक है, और यदि निर्यात का मूल्य आयात से मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार धनात्मक है। मानो ये हमारा देश है, हमने 1000 रुपए की चीजें हैं वो निर्यात की है, जबकि हम वापस मंगवा रहे हैं 1500 रुपए की। इसका मतलब है कि हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ 1000 रुपए और लग रहे हैं 1500, तो 500 रुपए में हम माइनस में चल रहे हैं, तो हमारा विदेशी व्यापार है वो ऋणात्मक रहेगा। इसी के विपरीत अगर हम देखें कि हम निर्यात है वो 2000 का कर रहे हैं जबकि आयात है वो 1500 का कर रहे हैं, तो हमारा जो विदेशी व्यापार है वो धनात्मक रहेगा। ये इसका संतुलन ही क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। अब हम देखें मुक्त व्यापार की स्थिति। मुक्त व्यापार यानी व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार करता है। मुक्त व्यापार यानी व्यापार के लिए किसी देश को छूट देना मुक्त व्यापार कहलाता है। ये कार्य व्यापारिक अवरोधों यानी व्यापारिक अवरोध क्या क्या होते हैं, जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जा सकता है। मुक्त व्यापार की व्यवस्था कैसे की जा सकती है कि हम हमारे जो सीमा शुल्क होते हैं उनको घटा देंगे तो विदेशी जो देश हैं, जो दूसरे देश हैं, वो यहाँ पर आकर व्यापार करेंगे, उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। अब इसमें देखें डंप करना। डंप करना क्या है,
लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। मान लीजिए ये मार्कर है। अब डंप करना किसे कहते हैं? लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि अन्य कारणों से। ये मार्कर इंडिया में 100 रुपए का है जबकि श्रीलंका में ये मार्कर है 50 रुपए का है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग कीमत से जो ये चीजें बेची जा रही है उसे हम डंप करना कहते हैं। अब हम देखेंगे पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं। पतन समुद्र का किनारा जहां पर आकर समुद्री जहाज है ठहरते हैं उसे हम पतन कहते हैं और पतन को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय तथा पतन होते हैं और इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। यानी अगर हमें समुद्र के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में जाना है तो हमें इन पतनों का सहारा लेना पड़ेगा और इन्हीं पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। पतन क्या करते हैं? जहाज के लिए गोदी लादने व उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। जहाज के लिए गोदी लादने हैं, उतारने तथा भंडारण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर हम देखें पतन के प्रकार तो पतनों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो नौबहार के अनुसार, एक अवस्थिति के आधार पर, एक विशिष्टीकृत क्रियाकलाप के आधार पर पतनों को विभाजित किया गया है। अगर हम देखें नौबहार के अनुसार पतनों के प्रकार तो औद्योगिक पतन यानी जो उद्योगों में काम में ली जाने वाली सामग्री है जैसे चीनी है तो इन सब का जो क्रय विक्रय होगा एक जगह से दूसरी जगह परिवहन होगा तो वो पतन होंगे औद्योगिक पतन। और वाणिज्यिक पतन यानी जहां पर व्यापारिक चीजें होती है उनका परिवहन होता है वो वाणिज्यिक पतन कहलाते हैं। विस्तृत बड़े जो पतन होते हैं उन्हें हम विस्तृत पतन कहते हैं। इनके बारे में आगे पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। नॉर्मल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आगे हम देखें अवस्थिति के आधार पर पतन यानी स्थिति के आधार पर। अंतर्देशीय पतन, अंतर्देशीय पतन क्या होते हैं? जो समुद्र के द्वारा एक नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम अंतर्देशीय पतन कहते हैं। बाह्य पतन, बड़े पतनों को बाह्य पतन कहते हैं। अगर हम देखें विशिष्टीकृत कार्य क्रियाकलाप के आधार पर पतनों के प्रकार तो उसमें हम देखेंगे तेल पतन यानी ऐसे पतन जहां पर तेल की व्यवस्था दी जाती है तो उन्हें हम तेल पतन कहते हैं। मार्ग पतन यानी मार्ग में पड़ने विश्राम के लिए जो पतनों का निर्माण किया जाता है उन्हें हम मार्ग पतन कहते हैं। पैकेट स्टेशन, पैकेट स्टेशन यानी जो छोटे पतन होते हैं उन्हें हम पैकेट स्टेशन कहते हैं। आंत्रपो पतन और नौसेना पतन, नौसेना पतन यानी जो सेना के लिए काम में लिया जाता है पतन उसे हम नौसेना पतन कहते हैं। ये थे पतनों के प्रकार और अब आगे हम इसके विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे पतनों के प्रकार के बारे में। पतनों के प्रकार हमने देख लिए हैं। पहला था निपटाए गए नौबहार के अनुसार, दूसरा स्थिति के आधार पर और तीसरा विशेष क्रियाकलाप के आधार पर पतनों के प्रकार। पहला है निपटाए गए नौबहार के अनुसार पतनों के प्रकार। उसमें अगर हम देखें 1 नंबर होगा औद्योगिक पतन यानी यह पतन थोक नौबहार के लिए विशेषीकृत होते हैं जैसे अनाज और चीनी के लिए। थोक नौबहार के लिए विशेषीकृत पतन औद्योगिक पतन होते हैं जैसे अनाज और चीनी के लिए। दूसरे वाणिज्यिक पतन, यह पतन सामान्य नौबहार संवेष्टित उत्पाद और विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं यानी जो वस्तुएं जिन वस्तुओं का निर्माण किया जा चुका है उनके निपटान के लिए वाणिज्यिक पतन होते हैं। तीसरा हमारा है विस्तृत पतन। यह पतन बड़े परिमाण में सामान्य नौबहार का थोक में प्रबंध करते हैं। थोक में प्रबंध कौन से पतन करते हैं? तो विस्तृत पतन करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। विस्तृत पतन यानी थोक के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम देखें स्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार। अंतर्देशीय पतन, अंतर्देशीय पतनों में देखें तो ये समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं। अंतर्देशीय पतन है वो समुद्र से दूर स्थित होते हैं और ये समुद्र से एक नहर या नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं यानी जो जहाज चौरस तल वाले होते हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ये समुद्र है और ये पतन है
तो ये समुद्र के द्वारा एक नदी या नहर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कौन से? अंतर्देशीय पतन। दोबारा देख लो, ये समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं, समुद्र से दूर स्थित होते हैं और समुद्र से एक नहर या नदी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए चौरस तल वाले जहाज हैं वो ही यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अब अगर हम उदाहरण देखें, अंतर्देशीय पतन है तो राइन नदी के अनेक पतन है वो अंतर्देशीय पतन है। कोलकाता की हुगली नदी है वहां पर जो पतन है वो भी अंतर्देशीय पतन है के उदाहरण है। दूसरी अगर हम देखें तो बाह्य पतन। बाह्य पतन ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। गहरे जल में वास्तविक पतन से दूर बने हुए पतन को बाह्य पतन कहते हैं। जैसे एथेंस यूनान में इसके बाह्य पतन पीरियस एक उच्च कोटि का संयोजन है। ये इसके उदाहरण है। अगर हम देखें विशिष्टीकृत क्रियाकलाप के आधार पर पतनों के प्रकार, पहला है तेल पतन। तेल पतन ये पतन के प्रक्रमण व नौ परिवहन का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ तेल शोधन पतन। यानी तेल पतन है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक टैंकर पतन और एक तेल शोधन पतन। वेनेजुएला में माराकाइबो, ट्यूनीशिया में एशखीरा टैंकर पतन है, जबकि पर्शिया की खाड़ी में अबादान एक तेल शोधन पतन है। अलग अलग उदाहरण है। अगर हम देखें मार्ग पतन, मार्ग पतन जिसे हम विश्राम पतन भी कहते हैं, तो इनका मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम के लिए विकसित किया गया है। इनको मुख्य रूप से समुद्री मार्ग पे विश्राम के लिए विकसित किया जाता है। किसे? मार्ग पतन को। अदन, होनोलुलु, सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण है। यानी ये जो भी है अदन, होनोलुलु, सिंगापुर है, ये मार्ग पतन है और इसके अच्छे उदाहरण है। तीसरा अगर हम देखें पैकेट स्टेशन, इन्हें फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट है, याद रखना है हमें, फेरी पतन किसे कहते हैं? तो पैकेट स्टेशन को ही फेरी पतन के नाम से जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों के लिए तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार क्या क्या करते हैं? डाक और यात्रियों के आवागमन से जुड़े होते हैं। यानी छोटी दूरी के लिए डाक सेवाएं या यात्रियों को पहुंचाने के लिए कौन से पतन का काम में लिया जाता है? तो पैकेट स्टेशन को। उदाहरण के लिए इंग्लिश चैनल के आर पार, इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में केलाइश इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगर हम 4 नंबर पतन देखें, आंत्रपो पतन, ये वे एक तरण केंद्र है जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। यानी आंत्रपो पतन किसे कहते हैं? जैसे ये पतन है आंत्रपो, यहाँ से अलग अलग देशों से जो चीजें बेचनी होती है वो सब की सब निर्यात के लिए पहले इस पतन पर लाई जाती है। इसे हम आंत्रपो पतन कहते हैं। ये वे एकत्रण केंद्र, एकत्रण यानी इकट्ठा करने वाले केंद्र होते हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात यानी बेचने हेतु वस्तुएं लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपो पतन है। यानी एशिया में जो माल आता है निर्यात के लिए वो सब का सब पहले सिंगापुर पतन पर ठहरता है और सिंगापुर है वो एशिया के लिए आंत्रपो पतन का उदाहरण है। अगर हम देखें 5 नंबर नौसेना पतन, यानी ये केवल सामाजिक महत्व का पतन है। ये पतन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। युद्ध में काम में लिए जाने वाले जो जहाज होते हैं उनको सेवाएं देते हैं, उनके रख रखाव के लिए और उनकी मरम्मत के जो काम होते हैं उनके लिए इस प्रकार के पतन नौसेना पतन काम में लिए जाते हैं। जैसे भारत में अगर हम देखें कोच्चि और कारवाड़ जो पतन है वो नौसेना पतन है। हम पतन के प्रकार पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ पतन के सभी प्रकार हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आज हमारी जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है वो पूरी होती है। आपको पूरी किताब है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर एक बार देखने से वो किताब समझ में नहीं आई है, आप ये सब के सब वीडियो दोबारा देखिए और बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये किताब समझ में आएगी। धन्यवाद।